The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने अपने काइनेटिक्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पार्ट ए में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और पार्ट सी में आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपने देखा हुड का कॉन्सेप्ट और हुड के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आपने पढ़ी आर्हीनियस की थ्योरी, जिसको आप लोग मैक्रो स्केल के ऊपर पढ़ते हो। उसके बाद आपने पढ़ा गार्डियर कंसेप्ट और गार्डियर के कंसेप्ट के ऊपर बेस आप लोगों ने कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट को पढ़ा, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को पढ़ा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट थ्योरी को पढ़ा और लिंडमैन की थ्योरी को पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन की काइनेटिक्स को स्टार्ट किया था, जिसको अगेन आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले आपने पढ़ा सोल्ट इफेक्ट, जहां पर आपने प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट की और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट की बात की। उसके बाद आपने देखा कि सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आपने देखी काइनेटिक्स ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन। तो आपका थ्योरीज वाला पार्ट भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ आपका पार्ट बच गया कैटालिसिस का, जिसको हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 32 of Chemical Kinetics. अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, 31 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करनी है। उसके बाद आपको सीधा जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेक्चर्स ज़्यादा हो गए हैं, बट अगर आप लोग सारे लेक्चर्स को देखोगे, पूरी काइनेटिक्स को पढ़ोगे, तो आपको अच्छा खासा स्कोर भी करा कर देगी आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, IIT जैम का एग्जाम हो या फिर CSIR नेट का एग्जाम हो। और CSIR नेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल यहाँ से 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका कैटालिसिस क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग थ्योरीज को कंप्लीट किया कि आखिर आपकी काइनेटिक्स और सॉल्यूशन क्या कहती है, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन की काइनेटिक्स हम लोगों ने देखी थी। उससे पहले हम लोगों ने थ्योरीज देखी थी, सोल्ट इफेक्ट भी आप लोगों ने देख लिया। तो थ्योरीज वाला पार्ट लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। कुछ थ्योरीज आपको यहाँ पर ही पढ़नी है कैटालिसिस के अंदर, तो उनको हम लोग यहीं पर ही कवर करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ जनरल बातें कि आखिर कैटालिस्ट क्या होता है, जिस चीज़ों को आप लोग 11th 12th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। तो काफ़ी तेज चलेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन क्या है। ए कैटालिसिस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। कैटालिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। तो क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हो कि जब भी आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी कैटालिस्ट को ऐड करते हो, तो उस रिएक्शन की वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक अल्टरनेट रूट मिल जाता है रिएक्शन को, और आपका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही स्लो रेट होता है। कुछ इस टाइप का आप लोग डायग्राम भी पढ़ते हो। ये जो मैंने दिखा रखा है डैश लाइन से, ये आपके पास क्या है, विद कैटालिस्ट है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। जैसे ही आप लोगों ने कैटालिस्ट डाला तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जहां से आपके पास जो एनर्जी आपके पास रिएक्टेंट की है, जो एनर्जी आपके पास प्रोडक्ट की है, वो आपके पास वही रहने वाली है। यानी कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और कैटालिस्ट क्या क्या चीजें करता है, उसके क्या क्या जनरल फीचर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला, कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, सेम रहती है, तो डेल्टा H के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। कैटालिस्ट अफेक्ट Ka एंड Kb बोथ, सो ओवरऑल डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आप लोग कैटालिस्ट को डालोगे तो वो Ka यानी कि फॉरवर्ड के ऊपर भी इफेक्ट करता है और बैकवर्ड के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम के ऊपर वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गेट 2002 के अंदर एज ए क्वेश्चन आया था। मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको करा चुका हूँ, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या लिखा था, हुआ था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ decomposition of H2O2 at room temperature is 76 kilojoule per mole and reaction seems slow. If little amount of iodine is added, its activation energy lower by 57 kilojoule per mole and reaction becomes almost 2000 times फास्टर। वहां पर ये ब्लैंक था, आपको यहां पर अपना फिल इन द ब्लैंक बनना था, एनी टाइप का क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। लेकिन यहां पर मैंने उसे एज ए एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे ही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 76 से कम होती है तो आपका रेट इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो गया, यहां पर आप देख सकते हो 2000 टाइम फास्टर हो गया, और ये काफी ज्यादा तेज है। तो आपको कैटालिस्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप चाहते हो कि रिएक्शन आपकी बहुत ही तेज हो जाए, आपकी रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग उसको इकोनॉमिकली यूज भी कर सको। तो कैटालिस्ट आर स्टडीड अंडर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी
कैटेगरीज को पढ़ते हो, होमोजीनियस और आपके पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। बेसिक डेफिनेशन की बातें नहीं करेंगे कि अगर आपकी रिएक्शन सेम फेज में हो रही है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, आप होमोजीनियस बोलते हो कि आपके पास रिएक्टेंट का भी फेज सेम है और प्रोडक्ट का फेज भी सेम है। तो ये सब बातें आपको पता है कि होमोजीनियस रिएक्शन के अंदर आपके पास रिएक्टेंट के फेजेस और प्रोडक्ट के फेजेस सेम रहते हैं। हेट्रोजीनियस के अंदर वो आपके पास अलग अलग हो सकते हैं। होमोजीनियस को आप लोग यहाँ पर दो कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो, एंजाइम होमोजीनियस से पढ़ते हो और आप लोग क्या पढ़ते हो, एसिड बेस होमोजीनियस पढ़ते हो। तो ये भी पढ़ने वाले हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं और ये भी पढ़ने वाले हैं। तीनों ही आपके सिलेबस के अंदर है, तीनों ही पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन भी आपको मैं आज इस क्लास के अंदर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने होमोजीनियस कैटालिसिस से। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्व एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिटवीन वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। ये मैंने लिखा हुआ है कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखिए जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा था लिंडमैन का, जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा था सेम उसी टाइप का मैकेनिज्म यहां पर फॉलो होने वाला है। तो जो आपने पढ़ा था लिंडमैन के अंदर वही चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। लिंडमैन के अंदर भी आप लोगों ने कुछ प्लॉट ड्रॉ किए थे, यहां पर भी हम लोग कुछ ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये कह रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होने वाला है, इक्विलिब्रियम होगा किसके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में, वन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच में और आपके कैटलिस्ट के बीच में। उसके बाद एंड द सेकंड स्टेप मे लीड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, और जो आपके पास यहां पर सेकंड स्टेप होगा रिएक्शन का वो मे लीड्स टू प्रोडक्ट, और सेकंड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लिंडमैन में भी आप लोग यही कह रहे थे, एक मॉलिक्यूल एक से पहले टकराएगा, उसके बाद एक क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और एक आपके पास एज इट इज बच जाएगा। ये रिएक्शन वापस भी जा सकती है या फिर आपके पास जो मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है वो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये आपका था लिंडमैन का मैकेनिज्म। सेम इसी टाइप का मैकेनिज्म यहां पर फॉलो हो रहा है। ये आपसे कह रहा है कि कोई एक रिएक्टेंट आपके पास, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट आपके पास क्या है, ऐसा आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ये एंजाइम के साथ पहले क्या करने वाला है, इक्विलिब्रियम के अंदर रहने वाला है। आपके पास मान लो क्या बनाता है, एक्साइटेड स्टेट बनाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ES बोल रहा हूं। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है जो आपके पास ES है, ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो एक तरीके से सेम ही टाइप का यहां पर आपके पास मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोग क्या बोलते हो, K1 बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, K इनवर्स बोलते हो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, K2 बोलते हो। यहां पर भी आप लोग क्या बोलने वाले, इसको K1 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, K इनवर्स बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, K2 बोलोगे। उसके बाद आपने दो ग्राफ प्लॉट किए थे ताकि आप लोग इस K1 को निकाल पाओ। इस K1 को आप लोग निकाल चुके हो। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इस K1 को निकालने वाले हैं। कैसे निकालते हैं उसके लिए आपके पास प्लॉट्स आएंगे, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। वी स्टडी एंजाइम कैटालिसिस एंड एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन इन दिस सेक्शन। हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपके पास एसिड बेस कैटालिसिस होती है इसको भी आप लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो जर्नल एसिड के अंदर, या फिर आप लोग स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो। क्यों बोलते हैं, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप लोग समझ पाओगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्या, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास जो एंजाइम होता है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ पहले क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। स्टेप आपके पास होने वाला है रिवर्सिबल। उसके बाद जो एक कॉम्प्लेक्स बना है प्रोडक्ट के अंदर आपका कन्वर्ट हो सकता है। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन वाज प्रपोज्ड बाय माइकलिस मेंटन। रिएक्शन आप लोग साइंटिस्ट के नाम भी यहाँ पर याद कर सकते हो, याद करोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। तो माइकलिस मेंटन ने इसका मैकेनिज्म दिया था, कुछ एकदम आपके पास लिंडमैन के जैसा मैकेनिज्म इसका यहाँ पर निकल कर आया है। तो आपके पास इस मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, K1 को डिफाइन कर दिया, K इनवर्स को डिफाइन कर दिया, K2 को डिफाइन कर दिया। अब मैं इस स्टेप को क्या करने वाला हूं, मल्टी स्टेप में ब्रेक करने वाला हूं, एलिमेंट्री स्टेप के अंदर ब्रेक करने वाला हूं। तो एक स्टेप रहेगा फॉरवर्ड वाला, एक रहेगा बैकवर्ड वाला, एक आपके पास ये वाला स्टेप, यानी कि टोटल कितने स्टेप आएंगे, 3 स्टेप आएंगे। तो 3 स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको अलग अलग लिख दिया। हर एक एलिमेंट्री स्टेप से आप लोग रेट को कैसे लिखते हो ये लिखना भी आपको आता है। ये सेम चीज हमने कहां पर भी की थी, लिंडमैन के टाइम में भी की थी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर इस चीज को कर दी है। उसके बाद ये सब करने के बाद आप देखोगे आपका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज dp/dt, ये आपका किसके बराबर होगा। तो इस मैकेनिज्म में आप लोग ढूंढिए कि आपका dp/dt कहां पर है। तो dp/dt आपको मिलेगा यहां पर, ये किसके बराबर है, K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ES के बराबर है। अगर किसी भी बच्चे को ये पार्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप लोग लास्ट लेक्चर्स देख लीजिए। लिंडमैन के मैकेनिज्म को पढ़ाते हुए मैंने ये सेम चीजें आपको दोबारा बताई हैं, और पहले भी बेसिक्स के अंदर भी हम लोग इस चीज को पहले कर चुके हैं कि कैसे आप लोग अपनी एलिमेंट्री रिएक्शन से रेट को लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर dp/dt ढूंढना है, ये बराबर होता है K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ES, और ES आपके पास यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है जो एंजाइम और एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से मिलकर आपका बना है, जो कि फर्दर आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो ये आपके पास रेट निकल कर आ गया है। अब इस रेट के अंदर आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ EX है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है। इसको आप लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पर क्या आपके पास इंटरमीडिएट है, और अगर आपको इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन चाहिए होती है तो आप लोग अप्लाई करते हो SSA को। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया SSA को ऑन ES, यानी कि आप लोग कह रहे हो कि आपका जो d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ES है ये आपका 0 होने वाला है। तो अगर आपको d/dt ऑफ ES को 0 दिखाना है तो पहले आप लोग देख लीजिए अपनी एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर कि कहां पर आपके पास d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ES आ रहा है, ताकि उन स्टेप को आप लोग अलग से लिख पाओ। लिखने के बाद उसको इक्वल टू 0 आप लोग कर दोगे। तो d/dt ऑफ ES आपके पास एक ये रहा, एक आपके पास ये रहा, एक आपके पास ये रहा। यहां से क्या आएगा, K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ E इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ S। यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ES, और यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ES। तो इन तीनों
तीनों टर्म को मुझे ऐड करके क्या करना है, जीरो के बराबर पुट करना है। तो तीनों टर्म को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, पॉजिटिव के साथ आएगी, दोनों नेगेटिव के साथ आएगी, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको मैंने इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। उसके बाद जब आप लोग इसका यूज कर कंसंट्रेशन ऑफ ईएस को निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ईएस वाले को ले जाओ एक तरफ, बाकी सब पार्ट को ले जाओ एक तरफ। उसके बाद जब आप इसको निकालोगे तो वो बराबर आ जाएगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय K इनवर्स प्लस K2। अब अगर आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपके पास यहां पर क्या आने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ ई आएगा। ये आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एस है। कंसंट्रेशन ऑफ एस मतलब आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो वो तो आपको पता होगी, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। उसके बाद ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ई है, ये आपके पास वो एंजाइमिक कंसंट्रेशन है जो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कर आपके पास ट्रांजिशन बना सकती है। यानी कि ये वो एंजाइमिक कंसंट्रेशन जो आपके पास फ्री पड़ी हुई है। मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 मॉलिक्यूल है एंजाइम के, 10 मॉलिक्यूल आपके पास एंजाइम के हैं, 10 मॉलिक्यूल आपके पास इसके सबस्ट्रेट के हैं। तो एक एंजाइम के मॉलिक्यूल ने एक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल मिला के क्या बना लिया, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो आपके पास क्या बच गए, आपके पास बच गए 9 एंजाइम्स। तो अब यहाँ पर जो आपके पास फ्री एंजाइम बचे हुए हैं, ये आपके पास क्या है, 9 है। स्टार्टिंग में कितने थे, 10 थे। मान लीजिए 4 आप लोगों ने और यूज कर लिए, तो अब कितने बचे आपके पास, 5 बच गए। तो फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन आपके पास वेरी करती रहती है रिएक्शन के दौरान, क्योंकि कुछ एंजाइम्स आपके पास स्टार्टिंग में यूज होते रहेंगे। तो ये जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ई है, ये आपके पास ई है। अगर आप मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास ये वो ई है जो आपके पास एस से इंटरेक्ट करने वाला है। यानी कि जो एंजाइम फ्री पड़े हुए हैं आपके पास, उसको आप लोग इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस ई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन आपने जो इनिशियली अपनी रिएक्शन के अंदर एंजाइम डाला था, जो आपने इनिशियल अमाउंट डाला था, वो आपको पता होगा। मान लीजिए आपने क्या डाला है स्टार्टिंग के अंदर, मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, तो आपको एंजाइम्स की इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता होगी, लेकिन आपको इसकी फ्री कंसंट्रेशन कभी भी नहीं पता होगी रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब आपको इस कंसंट्रेशन ऑफ ई को भी हटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि आपको इसके बारे में भी अभी नहीं पता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो ई नोट होती है, आपके पास क्या है, टोटल एंजाइम है, आपने बाहर से कितना डाला है, ई नोट के बारे में आपको पता है। ये जो आपके पास ई है, आपके पास क्या है, फ्री एंजाइम है। रिएक्शन के टाइम पे कितना फ्री एंजाइम बचा हुआ है उस स्टेप को करने से पहले, तो इसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है, इसी को आपको निकालना है। और ई एस आपके पास क्या है, बॉन्डेड एंजाइम है। जो एंजाइम आपके पास बॉन्ड कर गए हैं सबस्ट्रेट के साथ। मान लीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल थे एंजाइम के, 10 थे सबस्ट्रेट के, एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल और एक एंजाइम ने मिलकर क्या बना लिया, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो आपके पास फ्री एंजाइम्स बच गए हैं 9, और एक आपके पास यहां पर क्या बन गया है, एक उस एंजाइम ने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो टोटल एंजाइम अगर आपको निकालने हैं तो आपको फ्री वाले को और बॉन्डेड वाले को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका ई नोट होने वाला है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ई प्लस में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखो, और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपनी कंसंट्रेशन ऑफ ई को निकालने वाले हैं। तो गाइस अभी एक स्लाइड यहां पर जो है वो मिस हो गई है, बट जो भी मैंने उसके अंदर लिखा हुआ था मैं आपको लिखवा देता हूं, ताकि आप लोग अपने नोट्स भी यहां पर साथ साथ बनाते रहिए। तो अभी भी मैंने आपको कहा है कि जो आपके पास कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, फ्री एंजाइम यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके जो इनिशियल अमाउंट डाला है इसको आप लोग निकाल सकते हो। आपने इनिशियली क्या डाला है आपको पता होगा, और ये आपका बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम प्लस में आपके कॉम्प्लेक्स के बराबर। और इस रिलेशन से आप लोग क्या निकाल सकते हो, जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम होने वाला है, ये आपका बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसको आप लोग क्या बोल दो, इसको आप लोग इक्वेशन 1 बोल दो। यहां से आपने क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ई निकाल लिया। अब ये जो आपके पास वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को उठाकर आप लोग कहां पुट कर दो, जहां पर आप लोगों ने क्या किया था, एसएसए को अप्लाई करना स्टार्ट किया था। आप लोग यहीं पर ही इसी स्टेप के अंदर क्या कर दो, अपनी कंसंट्रेशन ऑफ ई की वैल्यू को पुट कर दो, किसके बराबर, पास कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ ई एस के बराबर है। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूं। इसकी वजह से ही मैं इसकी वैल्यू को पुट कर, मेरे पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ ई एस, इसको ब्रैकेट क्लोज, माइन इंटू में कंसंट्रेशन में आपके पास पहले से था बाहर, माइनस ऑफ K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस माइनस ऑफ K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ई एस वाले पार्ट को लिखूंगा एक साइड में, आपके जो बाकी वाले पार्ट है उसको लिख दूंगा एक साइड में, वहां से मैं कंसंट्रेशन ऑफ ई एस को निकाल लूंगा। लेकिन वो सब करने से पहले आप लोग इस ब्रैकेट को भी यहां पर खोल सकते हो। क्या लिख दोगे आप लोग, यहां पर लिख दोगे K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस माइनस ऑफ K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ एस माइनस ऑफ K इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ई एस माइनस ऑफ K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ई एस वाले पार्ट को ई एस वाले पार्ट को ई एस वाले पार्ट को रखो एक साइड में, इस वाले पार्ट को क्या करो आप लोग यहां पर ले जाओ। ये यहां पर किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ है, यहां पर बाकी सब आपके पास क्या है, नेगेटिव के अंदर। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इस नेगेटिव से आप लोग यहां पर इस नेगेटिव को कॉमन लेकर काट सकते हो। तो बस क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस का K इनवर्स इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस प्लस का K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई एस इज इक्वल टू K1 इंटू में ई नोट की कंसंट्रेशन इंटू में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहां से आप लोग क्या करो, कंसंट्रेशन ऑफ ई एस को ले लो कॉमन, उसके बाद पास क्या निकल जाएगी, ये आपके पास बराबर हो जाएगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ई नोट इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय
बाय K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस का K इनवर्स प्लस का K2, ये आपके पास निकल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ES। और इस कंसंट्रेशन को आपको यहाँ पर एज इट इज याद नहीं करना है, इसकी आपके पास और भी ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म बन सकती है। कैसे बन जाएगी, आप लोग इसको डिवाइड कर दो K1 से, आप लोग यहाँ पर भी क्या डिवाइड कर दो इसको K1 से, न्यूमरेटर को भी आप लोग K1 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी आप लोग क्या कर दो K1 से डिवाइड कर दो। और जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करोगे जो आपकी रेट की इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहाँ पर जो सिंप्लीफाई किया है, कैसे आप लोगों ने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ES को निकाला है। और एक बार आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ES निकल गई E नोट की टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ S की टर्म्स में, तो आप लोग वहां पर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ES निकलेगी, उस कंसंट्रेशन ऑफ ES को आप लोग यहां पर उठाकर पुट कर दोगे। तो आपकी अभी भी कंसंट्रेशन क्या निकली है उसको मैं यहां पर दोबारा ले देता हूं। आपके पास निकला है अभी K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ E नोट इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस में K इनवर्स प्लस में K2। तो इस वैल्यू को उठाकर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पुट कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करूंगा, आपके पास एक सिंप्लीफाइड टर्म बन जाएगी, dP/dt का पास कुछ टर्म बन जाएगी। उसके बाद मैं उसको डिवाइड करने वाला हूं K1 से, भी उसको डिवाइड करने वाला हूं, नोमिनेटर को भी K1 से डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर को भी K1 से डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, dP/dt आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, K1 से डिवाइड भी किया हुआ है और यहां पर मैंने K1 से दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस K1 से तो आप लोग इस वाले K1 को काट दोगे, उसके बाद इस K1 को आप लोग इसके नीचे भी लिख सकते हो और इस K1 को आप लोग इसके नीचे भी लिख सकते हो। इसके नीचे लिखोगे तो ये कट जाएगा। यहां पर मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एक अलग से इसको कांस्टेंट नाम दे दूं, उसमें क्या बोलने वाला हूं, Km बोलने वाला हूं। और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, माइकली मेंटेन कांस्टेंट बोलते हो, जिसकी वैल्यू को आपको याद करना है। Km आपका क्या होता है, K इनवर्स प्लस का K2 डिवाइडेड बाय K1। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि आपका Km होता है बराबर किसके होता है, K इनवर्स प्लस का K2 अपॉन में K1 के बराबर होता है। आई होप कि आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कैसे मैंने यहाँ पर इस डेरिवेशन को किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स याद करने हैं कि आखिर ये Km आपके क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका Km है, दिस Km may be considered as the ratio of rate constant of disappearance of enzyme substrate complex with the rate constant of appearance of enzyme substrate complex। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, आपके पास मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर क्या थे, 3 स्टेप थे। पहले आपके पास क्या था, जो आपका एंजाइम है ये आपका सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स को बना लेगा। ये आपके पास स्टेप आपके पास क्या था, एक रिवर्सिबल स्टेप था। उसके बाद ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप लोग क्या बोलते हो, K1 बोलते हो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, K इनवर्स बोलते हो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, K2 बोलते हो। तो K2 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो ES है ये कितना तेज डिकम्पोज हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर ये K इनवर्स है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका ये ES है ये वापस से कहाँ हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है E और S के फॉर्म के अंदर। तो K इनवर्स और K2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है वो कितना तेज आपका डिकम्पोज हो रहा है। और K1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसका अपीयरेंस कितना तेज हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, K1 है, यहाँ पर क्या है, K इनवर्स और K2 है। और K इनवर्स भी और K2 भी क्या बताते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स, और K1 क्या बताता है, अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, Km may be considered as the ratio of rate constant of disappearance of enzyme substrate complex with the rate constant of appearance of enzyme substrate complex। उसके बाद सेकंड चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, small value of Km indicates that substance have high affinity for the enzyme। अगर आपके पास Km की वैल्यू स्मॉल हो गई, इस एक्सप्रेशन को आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आपके पास Km की वैल्यू स्मॉल हो गई इसका मतलब आपका K1 क्या रहा होगा, K1 आपका बड़ा रहा होगा। और K1 रिप्रेजेंट करता है कि किस रेट से आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपका Km छोटा है तो आपका K1 बड़ा है, और अगर आपका K1 बड़ा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ES क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका सब्सटेंस है वो आपके साथ एंजाइम के साथ अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि आपके सब्सटेंस के पास हाई एफिनिटी है फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम जो आपने रिएक्शन के अंदर डाला है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो आपके पास क्या हो जाने वाला है, वो फास्टर हो जाने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, Km इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू चेंजेस ड्यू टू मेनी रीजंस इंक्लूडिंग pH ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर और एनी अदर कंडीशन दैट अफेक्ट्स द रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को आप लोग एज इट इज याद करना कि हो सकता है कि आपके पास एग्जाम के अंदर इसके अंदर से कोई फैक्टर देखकर पूछ ले कि क्या आपका Km चेंज होगा या फिर Km आपका चेंज नहीं होगा। तो Km डिपेंड करता है pH के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और कुछ और कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर और pH आपको याद रखने ही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद अब आपको बनाने हैं प्लॉट, जैसे कि आपने ड्रॉ किए थे आपके लिंडमैन थ्योरी के अंदर। आपने वहां पर 2 ग्राफ ड्रॉ किए थे, K डैश और कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में, और 1 अपॉन में K डैश और 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A के बीच में 2 ग्राफ प्लॉट किए थे। उनके नाम आपने याद नहीं किए, लेकिन दोनों ग्राफ से आपने क्या निकाला था, आपने K1 को निकाला था, यानी कि जो आपके पास रेट था फॉरवर्ड रिएक्शन का उसको आपने निकाल लिया था। सेम उसी तरीके से 2 ग्राफ आप लोग यहां पर ही प्लॉट करोगे, R वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ S के बीच में आपके पास क्या है,
इंटरनेट सबसेट है, यहाँ पे पास क्या है रेट है, उसके आप लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले 1/r वर्सेस 1 में कंसंट्रेशन ऑफ ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा पास 1 में कंसंट्रेशन ऑफ ऐसा आएगा। इस ग्राफ को आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग बोलते हो माइकलिस मेंटन प्लॉट, इसको आप लोग क्या बोलते हो लीनवीवर बर्ग प्लॉट बोलते हो। दोनों ही प्लॉट को आपको पढ़ना है, दोनों प्लॉट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों प्लॉट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।